हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ, जो कि आज है मंत्रिपरिषद का। आज का टॉपिक मंत्रिपरिषद का, जो कि पॉलिटी का एक हिस्सा है, क्योंकि मंत्रिपरिषद से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिलता है। तो यदि आप हमारे इस वीडियो को देखोगे तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इसके साथ साथ ही मंत्रिपरिषद से पहले का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से रिलेटेड वीडियो था, जो कि मैंने वो अपलोड कर दिया है। तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। यहाँ से आप लोग का बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जो कि मंत्रिपरिषद की योग्यता क्या होती है, मंत्रिपरिषद कौन से अनुच्छेद में आते हैं। इसके साथ साथ ही मंत्रिपरिषद से जुड़े जितने भी क्वेश्चन है उसकी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहो, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सबसे पहले तो मंत्री अनुच्छेद 74, 75, जो कि मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि अनुच्छेद 74 में, जो कि राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होता है, उस जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जिनकी नियुक्ति अनुच्छेद 75 में किया गया है। तो प्रधानमंत्री के बारे में तो मैंने पिछले वीडियो में सारी जानकारी दे चुकी हूँ। तो आज का वीडियो में मंत्रिपरिषद से जुड़ी उनकी हर एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं यहाँ पे बताया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलो हमारे वीडियो के साथ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हर एक छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि अनुच्छेद 74 से है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अनुच्छेद 74 की चर्चा मैंने की थी कि अनुच्छेद 74 वो होता है जो राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। मतलब कि अनुच्छेद 74 में आप लोग की मंत्रिपरिषद के गठन से संबंधित होता है। तो अनुच्छेद 74 को आप लोग समझो, मंत्रिपरिषद का गठन। वही अनुच्छेद 75 में आप लोग देखोगे पीएम के पद, मतलब कि प्रधानमंत्री के पद से अनुच्छेद 75 में है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री को मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में आप लोग जाकर देखोगे कि प्रधानमंत्री के बारे में मैंने बताया कि यदि कार्यपालिका की शक्ति पूछा जाएगा किसमें निहित रहता है तो हमारे राष्ट्रपति में, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका कौन होते हैं तो प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे यदि प्रधानमंत्री के बारे में एक छोटा सा चर्चा करूँ, जो कि बहुत बार आपसे पूछा जाता है, वास्तविक कार्यपालिका कौन होते हैं। वास्तविक कार्यपालिका किन्हें बोला जाता है, प्रधानमंत्री को। और नाम मात्र का कार्यपालिका कौन होते हैं, राष्ट्रपति। लेकिन आज का वीडियो जो कि मंत्रिपरिषद के बारे में है, तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करते हैं, मंत्रिपरिषद की योग्यता क्या होता है, उनको का शपथ कौन दिलाता है, त्याग पत्र कौन दिलाता है, उनका कार्यकाल कितने होते हैं, कौन से सदन के सदस्य होते हैं। मतलब हर एक छोटे से छोटे क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताऊंगी। यदि आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहते हो तो यकीन मानो कि यहाँ से कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो वो नहीं छूटेंगे। तो मंत्रिपरिषद की सबसे पहले नियुक्ति के बारे में जानो कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति को कौन करते। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जो कि प्रधानमंत्री के सलाह पे। कैसे किया जाता है, राष्ट्रपति करते। यदि पूछा जाएगा कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करते तो राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर। यदि पूछा जाएगा मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाते हैं, तो मंत्रिपरिषद को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। इसके साथ साथ त्याग पत्र मंत्रिपरिषद किसको देते हैं, तो वो भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो यहाँ पे यदि पूछा जाएगा नियुक्ति के बाद उनको सबसे पहले बात आती है शपथ की, तो मंत्रिपरिषद को शपथ को कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति।
यदि मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र की बात आई कि त्याग पत्र मंत्रिपरिषद किन्हें देना चाहेंगे, तो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को। यदि पूछा जाएगा कि मंत्रिपरिषद का एज कितना होता है, उम्र कितना होता है मंत्रिपरिषद बनने के लिए, तो कितना होगा 25 ईयर। जो कि लोकसभा के सदस्य होते तो 25 ईयर। कार्यकाल कितने होते हैं 5 कार्यकाल। जो कि ये सारे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में बेसिकली यही से पूछा जाता है। मंत्रिपरिषद के एज कितने होते हैं, नियुक्ति कौन करवाता है, शपथ कौन दिलाता है, फिर मंत्रिपरिषद यदि त्याग पत्र देना चाहे तो किसे दे सकते हैं, तो राष्ट्रपति को। नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं, वहीं त्याग पत्र देना रहता है मंत्रिपरिषद को तो राष्ट्रपति को दिया जाता है। वही यदि पूछा जाएगा कि एज कितने होते हैं मंत्रिपरिषद को अपने निर्वाचन नियुक्ति के लिए, तो 25 ईयर। फिर कार्यकाल पूछा जाएगा तो 5 ईयर। अब योग्यता की बात आती है। योग्यता मतलब कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य, किसी भी एक सदन के सदस्य होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ राज्यसभा के होंगे या लोकसभा के, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक सदन के सदस्य हो सकते हैं। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखवाया जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम में। यदि आप हमारे वीडियो देखते हो तो आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। जैसे कि हाल ही में अब बिहार दरोगा की भी वैकेंसी आ रही है, इसके साथ साथ बिहार पुलिस के भी एग्जाम होने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो देख कर जाते हो तो यकीन मानो कि आप लोग का यदि मंत्रिपरिषद से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो नहीं छूटेगा, क्योंकि इस वीडियो में हर एक छोटा सा छोटा पॉइंट आप लोग को डाला गया है जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछता है। अब वही यहाँ पे सबको डीपली जानकारी देने के साथ साथ ही इसके बाद MCQ क्वेश्चन भी करवाया जाएगा कि आपसे एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटे ना। तो योग्यता क्या होनी चाहिए मंत्रिपरिषद बनने के लिए, तो सबसे पहले लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा किसी भी एक सदन के सदस्य होना चाहिए। किसी भी एक सदन के सदस्य हैं। यदि वो लोकसभा या राज्यसभा के सदन के सदस्य नहीं होते, जैसा कि मैंने प्रधानमंत्री में भी बताया कि उनको नियुक्त किया जाता है ना कि निर्वाचित होता है, ये तो पहले पता है कि नियुक्त किया जाता है। यदि जिस टाइम उनको नियुक्त किया जाए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे नियुक्त करते, यदि वो सदन के सदस्य नहीं हैं तो उनको अनिवार्य होता है कि 6 मंथ के अंदर वो सदन के सदस्य बने। यदि नहीं बन पाते तो उनको इस्तीफा देना पड़ता है। वही एक आप क्वेश्चन देखने को मिलता होगा कि अविश्वास पात्र, यदि उनके खिलाफ अविश्वास पात्र लागू हो जाता है तो मंत्रिपरिषद के साथ साथ प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ता है। तो वो भी मैं यहाँ पे लिखाऊंगी। यदि किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो तो 6 माह के अंदर उन्हें किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। का सदस्य बनना होगा।
तो यहाँ पे मैंने बताया कि यदि किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो तो 6 माह के अंदर अंदर उन्हें सदस्य बनना होगा, अंदर उन्हें किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, नहीं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा, क्योंकि वो 6 मंथ तक ही अपने पद पे बने रह सकते हैं, नहीं तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। यदि पूछा जाए कि मंत्रिपरिषद बनने के लिए एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, कि एजुकेशन का भी तो कितनी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए उनको, तो एजुकेशन नॉट डिफाइंड। एजुकेशन की कोई चर्चा नहीं की गई है। यदि पूछा जाए आपसे मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया गया वो सदन के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। तो क्वेश्चन एक ये भी पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद कौन किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, मतलब मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व किनके प्रति होता है, तो लोकसभा के प्रति होता है। अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन और उठ रहा होगा कि मंत्रिपरिषद के सदस्य कितने होते हैं। तो 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत ये बताया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होने चाहिए, तो वो भी यहाँ पे लिखा देती हूँ। ऐसे अभी मैंने इतना बताया कि मंत्रिपरिषद कौन से अनुच्छेद में होते, तो मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में होता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति क्यों किया जाता है, तो राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में किया गया है। यदि प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो, वहाँ पे बहुत अच्छे से बता दिया गया है। आज के वीडियो में आप मंत्रिपरिषद के बारे में जानोगे। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किनके द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। मंत्रिपरिषद अपना शपथ किन से लेते हैं, तो मंत्रिपरिषद अपने शपथ राष्ट्रपति से लेते हैं। मंत्रिपरिषद से पूछा जाएगा वो अपने त्याग पत्र देने का मन हो तो किनको देंगे त्याग पत्र, क्योंकि ऑप्शन में प्रधानमंत्री भी रहता है, तो सबको लगता है मंत्रिपरिषद मतलब प्रधानमंत्री से रिलेटेड, तो प्रधानमंत्री मार के आ जाते हैं। लेकिन मंत्रिपरिषद अपना त्याग पत्र किनको देंगे, तो राष्ट्रपति को देंगे। उनके कार्यकाल कितने होते, तो 5 साल होते हैं। यदि उनका एज पूछा जाएगा तो 25 साल। एजुकेशन पूछा जाएगा कितनी शिक्षा प्राप्त कर चुके होंगे, तो मंत्रिपरिषद बनेंगे, तो नॉट डिफाइंड। वहीं मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होंगे, तो लोकसभा के प्रति। अब योग्यता में बोला जाता है उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो एक भारत के नागरिक होने चाहिए। उनके उसके साथ साथ उनका एज 25 साल होना चाहिए। लोकसभा एवं राज्यसभा किसी भी एक सदन के सदस्य हो, यदि वो सदस्य नहीं हो और उनकी नियुक्ति की जाती है तो 6 मंथ के अंदर उनको किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, अन्यथा उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो यहाँ तक तो सारे डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। इसके आगे भी मैं बताती हूँ कि मंत्रिपरिषद कितने यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इतना तो बेसिक जानकारी सबको होगा, लेकिन पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद, यहाँ पे लिखना नोट में कि मंत्रिपरिषद यदि अभी जो मैंने बताया कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, तो लोकसभा के प्रति। वही मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार रहता है। जिसका अर्थ हुआ कि
जिसका अर्थ हुआ कि लोकसभा का लोकसभा में जब तक मंत्रिपरिषद का बहुमत है वह अपने पद पे बना रहेगा। तो यहाँ पे मैंने बताया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व रहते हैं। मतलब जो कि बताया कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व रहते, तो लोकसभा के प्रति। मतलब हुआ कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार रहता है, जिसका अर्थ हुआ कि लोकसभा में जब तक मंत्रिपरिषद का बहुमत, मतलब लोकसभा का जब तक बहुमत रहेगा, मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहेगा। तो इसके साथ साथ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे देख लेना कि मंत्रिपरिषद का कुल संख्या, मंत्रिपरिषद का कुल संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी होगी। तो मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकता। ये कहाँ बताया गया, तो 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत ये बताया गया कि मंत्रिपरिषद का कुल संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो ये 15% से अधिक नहीं आना चाहिए, किसके तहत हुआ है, तो ये भी लिख लो, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। ये हो सकता है आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा कि मंत्रिपरिषद की कुल जनसंख्या कितनी होगी, तो लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। वहीं 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत, इसके साथ साथ यदि आप जानोगे कि अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सुना होगा कि यदि एक भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आए तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। मतलब कि यहाँ पे यदि एक भी मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वो यदि सदन में पास हो जाए, और वह यदि पास हो जाए तो उस मंत्री को ही नहीं इस्तीफा देना पड़ेगा, पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब मंत्रिपरिषद किसको मिलकर बनता है वो भी मैं अभी बताऊंगी। यहाँ पे जानू, यदि एक भी मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वो पास हो जाता है सदन में, तो क्या होता है, तो पूरे मंत्रिपरिषद
पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ जाएगा, मतलब कि पूरे मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ जाएगा। देना जाएगा। मतलब कि मैंने यहाँ बताया कि यदि एक भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और वह पास हो जाए तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब पूरे मंत्रिपरिषद कहने का मतलब क्या है कि पहले अभी आप लोग जानो कि मंत्रिपरिषद होते कितने प्रकार के हैं। तो मंत्रिपरिषद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो अभी मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगी कि तो मंत्रिपरिषद होते कितने पर, किसको मंत्रिपरिषद है। यहाँ तक तो ये 2-3 नोट्स मैंने लिखवाया कि आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आते हैं। तो एक यहाँ पे लिखवाई, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से यदि पूछा जाए किसके प्रति जिम्मेदार या उत्तरदायित्व होते हैं तो लोकसभा के प्रति, जिसका अर्थ हुआ लोकसभा में जब तक मंत्रिपरिषद का बहुमत है वो अपने पद पर बना रहेगा। इसके साथ साथ आपने जाना कि मंत्रिपरिषद का कुल संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकता, जो कि 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत बताया गया है। यदि तीसरा में जानोगे कि यदि एक भी मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वो यदि सदन में पास हो जाता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब आप लोग जानो कि मंत्रिपरिषद होते कितने प्रकार के हैं। आपने जाना कि मंत्रिपरिषद की संख्या कैसे डिसाइड होती है, उनकी योग्यता के बारे में जाना, शपथ कैसे लेते हैं, नियुक्ति कौन करते हैं, त्यागपत्र किनको देते हैं, एज कितने होते हैं। अब मंत्रिपरिषद के प्रकार जानो कि मंत्रिपरिषद के प्रकार कितने होते हैं। तो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, इसके साथ साथ उप मंत्री। यदि पूछा जाए तीनों में सबसे बड़ा कौन होता है तो कैबिनेट मंत्री। अभी तक जाने कि मंत्रिपरिषद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। अब कैबिनेट मंत्री के बारे में जानोगे कि राज्य मंत्री क्या होते हैं, उप मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री होते हैं भारत के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई। अब जानो कि कैबिनेट मंत्री के अंदर कौन कौन से मंत्री आते हैं। तो प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होती है, उनको कुछ मंत्रालय दिया जाता है जो होते हैं, जिन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाते हैं। मंत्रालय दी जाती है। अब कौन कौन से मंत्रालय दिए जाते हैं जिनमें महत्वपूर्ण होते हैं? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। आपका हो गया रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट हो जाएगा रेल मंत्रालय। रेल मंत्रालय, इसके साथ साथ वन विभाग और बहुत सारे कार्य होते हैं जो कैबिनेट को दिया जाता है। लेकिन यदि राज्य की बात है, यहाँ पे हो गया रक्षा, गृह और एक विदेश मंत्रालय। ये तो कैबिनेट के बारे में हुआ कि भारत के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई कैबिनेट मंत्री होती है, जिन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय दी जाती है।
कौन कौन से? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वहीं विदेश मंत्रालय। यदि राज्य मंत्री के बारे में पूछा जाएगा तो ये भी दो होते हैं, दो तरह के होते। दो तरह के होने का मतलब एक कैबिनेट की सहायक मंत्री होती है, कैबिनेट मंत्री के सहायक। इसे किसी कॉपी वगैरह में लिख लोगे तो ज़्यादा ये बेटर काम करेगा। एक दो बार रिवीजन करोगे तो ये इजी वे में आपके पॉलिटी धीरे धीरे छोटा से छोटा टॉपिक आपके दिमाग में कवर होते जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो राज्य मंत्री के बारे में आप जानोगे कि कैबिनेट मंत्री सहायक होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तोड़ तोड़ कर आप लोग को लिखाया जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो राज्य मंत्री के बारे में आप जानोगे कि एक कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार होता है। इसके साथ साथ उप मंत्री के बारे में जानोगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। जो प्रशासनिक कार्य की देखरेख कौन करते हैं? प्रशासनिक कार्य की यदि देखरेख के बारे में पूछा जाएगा तो कौन करते हैं? तो उप मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर आपने जाना कि मंत्रिपरिषद 3 तरह के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। अब कैबिनेट मंत्री के बारे में जानोगे कि तीनों में सबसे बड़े कौन होते? तो कैबिनेट मंत्री होते। इनकी सहायता राज्य मंत्री और उप मंत्री मिलकर करते हैं। यदि कैबिनेट मंत्री को बहुत सारे मंत्रालय दिए जाते हैं, जैसे कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वन विभाग, विदेश मंत्रालय, बहुत सारे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि ये सारे मंत्रालय किनको दिए जाते हैं, राज्य मंत्री को या कैबिनेट मंत्री को। तो आपके ऑप्शन में होंगे कैबिनेट मंत्री, तो आप वहाँ पे जाके टिक कर सकते हो। तो अब से कोई भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप गलत मार कर मत आना। इसके साथ साथ यदि यहाँ तक तो मंत्रिपरिषद के प्रकार होगा। यदि कार्य पूछा जाएगा कि मंत्रिपरिषद के कार्य क्या होते हैं, तो जैसे राष्ट्रपति की सहायता करना पहला कार्य, क्योंकि अनुच्छेद 74 में ही आप देखोगे कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। मतलब कि राष्ट्रपति की सहायता का कार्य, राष्ट्रपति की सहायता देना, सहायता करना। दूसरा, विकासात्मक कार्यों को करना, मतलब जो राष्ट्रपति को सहायता देने के कार्य होता है मंत्रिपरिषद करते हैं। अब आप लोग जानोगे कि मंत्रिपरिषद, एक क्वेश्चन आता है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल कि दोनों में अंतर क्या है। यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया हो कि मंत्रिपरिषद कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं? 3 प्रकार के तो कौन कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। यहाँ तक तो आपका क्लियर हुआ। अब आप लोग कभी सुने होंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, मतलब दो एक ही तरह के आपको शब्द लग रहे होंगे, लेकिन दोनों एक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे दोनों का अंतर मैं बताऊंगी कि दोनों होते क्या है। तो अब से आप लोग का यहाँ से भी कंफ्यूजन हटेगा, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल क्या होते हैं। तो एक तरफ मैं मंत्रिपरिषद लिख देती हूँ, एक तरफ मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल। अब आप लोग जानोगे कि ये मंत्रिपरिषद किससे मिलकर बना और ये मंत्रिमंडल किससे मिलकर बना। मतलब कि दोनों में क्या होता है, किसकी आकार सबसे बड़ी होती, किसको शक्ति सबसे ज़्यादा मिलता है, मतलब दोनों हैं क्या। तो मंत्रिपरिषद को जानोगे पीएम, मतलब कि प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, और
उपमंत्री, उपमंत्री को मिलाकर जानोगे क्या बनते हैं? मंत्रिपरिषद। यदि प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री को मिलाकर मंत्रिपरिषद बनते हैं। यदि मंत्रिमंडल पूछा जाए कि पीएम, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और ये सब को मिलाकर मंत्रिपरिषद बने हैं, तो यहाँ तक तो आपका डाउट थोड़ा बहुत क्लियर होगा। अब ये मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल क्या है? तो यहाँ पे जानोगे मंत्रिमंडल किन से बन के मिले हैं? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिलाओगे तो आपके क्या बनेंगे? मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री मिलके मंत्रिमंडल। तो यहाँ तक थोड़ा बहुत डाउट आपका क्लियर हो रहा होगा। लेकिन इसमें भी क्वेश्चन आपके आते हैं कि दोनों के दो क्वेश्चन आते हैं। यदि आपसे पूछा जाएगा आकार, आकार में कौन बड़ा है, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल? तो आकार में देखोगे कौन बड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, मतलब राज्य मंत्री, उपमंत्री इसमें ज़्यादा हो। तो आकार में यदि आकार की दृष्टि से देखोगे तो आपके मंत्रिपरिषद बड़ा होंगे और मंत्रिमंडल छोटा होगा। वहीं शक्ति की बात किया जाए, मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होंगे, तो वो होंगे हमारे मंत्रिमंडल। शक्ति में ये मंत्रिपरिषद छोटा होंगे। इसे ध्यान से देखना और अच्छे से याद कर लेना। मंत्रिपरिषद, शक्ति पावरफुल में छोटे होते हैं, मंत्रिमंडल बड़ा होता है, मंत्रिमंडल बड़ा होता है। यदि संविधान में पूछा जाएगा कि मंत्रिपरिषद की चर्चा की गई है, तो हाँ बिल्कुल की गई है, जो कि अनुच्छेद 74, 75, मैं बार बार बता रही हूँ कि 74, 75 के तहत मंत्रिपरिषद का जिक्र किया गया है संविधान में। यदि पूछा जाएगा मंत्रिमंडल का संविधान में चर्चा किया गया है, तो नहीं, मंत्रिपरिषद का कोई चर्चा नहीं किया गया। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये भी मैं लिखवा देती हूँ। संविधान में वर्णन, संविधान में वर्णन है, तो हाँ है अनुच्छेद 74 और 75 के तहत। यहाँ पे पूछे जाएगा संविधान में वर्णन किया गया है, तो नहीं किया गया है, बाद में जोड़ा गया है, बाद में जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है, किसके तहत? 44वां संविधान संशोधन संशोधन 1978 के द्वारा। तो इसकी चर्चा नहीं थी मंत्रिमंडल की पहले संविधान में, तो इसको जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। यदि इसको बोला जाए पावरफुल कौन है, तो ये पावरफुल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल मंत्रिमंडल की होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री मिल के यहाँ पे कोई भी चीज़ पास करेंगे, वो कार्य यहाँ पे दिया जाता है और ये सारे मंत्री मिलके उन कार्यों को करते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोग मंत्रिपरिषद के बारे में जाने, मंत्रिपरिषद से जुड़े हुए वो हर एक चीज़ यहाँ पे जानने को आपको मिला होगा जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो आई होप सो ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हर एक चीज़ को आप पढ़ोगे, इसके साथ साथ MCQ क्वेश्चन लगाओगे, तो वहाँ पे से आप लोग को ये पता चलेगा कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आपके MCQ सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे ये तो डीपली पढ़ाया गया, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग को MCQ क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल
होंगे। इसके साथ साथ यदि बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हो या फिर कोई भी जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो जिसमें ये सारे सब्जेक्ट हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। इसके साथ साथ ही हमारे वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़रूर लाइक करो। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए।